जम्मू भाई, ये जो सिनेरियो है देश के सामने आज का ही अगर रखें, तो पाकिस्तान का एक प्रवक्ता कह रहा है कि तुम अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। मोदी जी से ज्यादा लंबा डायलॉग बोलती है। इन्होंने तो मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, वो बोल रहा है सांस रोक दे, मतलब हवा पे उसका कंट्रोल है पाकिस्तान का। और जिनकी जो है हवा टाइट कर दी थी मोदी जी ने, वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो थर-थर काँप रहा था, जिसके लिए अमित शाह जी ने कहा था कि थर-थर काँपते हुए पाकिस्तान ने कहा कि प्लीज सीज फायर कर दो, और सीज फायर हमने कर दिया। वहाँ के जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वो चीन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और कॉरिडोर जो है, जो पीओके में है, चीन और पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको कहते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती हो गई है और उनके साथ बैठक हो गई, सब फैसला हो गया और अफगानिस्तान तक उसका विस्तार किया जा रहा है। हमारे यहाँ मंत्री जी कह रहे थे कि हम पीओके लेके आएंगे। अब पीओके लाने के लिए तो पाकिस्तान चीन से झगड़ा करना पड़ेगा, और चीन ने अपना टेस्ट कर लिया, J-10C, J-20C, ये दोनों का सौदा ये कर लिया। और हमने सुना कि बड़ी चर्चा हो गई है, बड़ी तारीफ हो गई है, राफेल से भी ज्यादा ताकतवर जो है लड़ाकू विमान है। और F-35 जो मोदी जी लेकर के आ रहे हैं वो अमेरिका से, जिसको भाई जो स्टार लिंक वाले हैं उन्होंने कहा था कि वो कबाड़ है, वो लेके कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद राहुल गांधी वो जाकर के मिलते हैं पीड़ितों से, उद्योगपतियों से नहीं मिलते हैं, पीड़ितों से जाकर के मिलते हैं। मोदी जी इधर मिल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, नीति आयोग की नीति तय कर रहे हैं, उधर जो है विदेश जा रहे हैं। और उनका निशिकांत दुबे का बयान मैंने देखा, वो बयान दे रहे थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ रोज धर्म बताते रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के चल क्या रहा है, क्या लग रहा है? इंटरनेशनल मीडिया को बेवकूफ बना रहे हैं, ट्रंप जी को और वो जो जिनपिंग साहब हैं उनको बेवकूफ बना रहे हैं, या हम ही लोग को बेवकूफ बना रहे हैं? धनंजय जी, आपने ये सवाल बहुत सही पकड़ा भी और सही ढंग से उठाया भी। इस वक्त धन्यवाद। आरएसएस इस वक्त आरएसएस को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। दुनिया में क्या चल रहा है इससे उनको कोई लेना देना नहीं। कौन उन देश किससे दोस्ती हो रही है नहीं हो रही है, इससे भी उनको कोई लेने देना नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या हालात हो रही है, इससे भी उसको लेना देना नहीं है। फिर उसको लेना किससे देना है, ये भी तो सवाल है। वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एक मिशन में काम कर रही है। उस मिशन का दायरा है सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के अंदर के हिंदू। और इसीलिए आप देखेंगे कि पुलवामा हुआ, उसकी जांच हुई नहीं, उसकी जांच की रिपोर्ट की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। पहलगांव हो गया, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। डिस्कोर्स क्या बनवाया जा रहा है? डिस्कोर्स ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को हमने धूल चटा दिए हैं। अब पाकिस्तान को धूल चटा दिए हैं, इतना ही मात्र इस देश की जनता को सुनना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक नफरत इस देश के नागरिकों में है, उस नफरत में ये डायलॉग और ये भाषा फिट बैठती है। और इसीलिए उनको ये भी मालूम है कि देश में अब सरकार से सवाल जनता नहीं पूछे। वो काम करते रहे, राहुल गांधी को जो करना है वो घूमे, किससे बात करना है करते रहे, लेकिन अंततोगत्वा उनको ये देखना है, और वो ये देख रहे हैं हिंदू कैसे बर्ताव कर रहा है। और इसीलिए हमको ये समझने की आवश्यकता है, इसका विश्लेषण बहुत कम आ रहा है। पहलगांव की टाइमिंग वो टाइमिंग है जब कश्मीर जो है पर्यटकों के लिए बहुत ही लुभावना वाला, आकर्षित करने वाला इलाका होता है। और हम सब जानते हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुस्लिम बुनियादी तौर पर
आर्थिक रूप से उनके लिए ये जो समय है वो अच्छा होता है। पहलगांव का सबसे बड़ा असर, पूरा धंधा चौपट हो गया है, पर्यटक आ नहीं रहे हैं। आर्थिक रूप से कमर किसकी तोड़ी गई? अरे देख लेना, अगला कुछ ड्रामा ईद के पहले होगा, क्योंकि ये वो समय है जब मुसलमान समाज 2 पैसे कमाता है, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था है। तो मैं ये देखता हूं कि कश्मीर और कश्मीरी मुस्लिम, उनकी आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है, और वो एक रणनीति का हिस्सा है आरएसएस का, बीजेपी का, मोदी सरकार। दूसरा, इस पूरे ऑपरेशन से अंततोगत्वा वो स्थापित क्या करना चाहते हैं? जो तिरंगा यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, वो अंततोगत्वा इस देश के अवाम की जो अवचेतना है, उसमें फौज, मिलिट्री, इसको स्थापित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फासीवादी विचार ये घोर अलोकतांत्रिक विचार होते हैं, और इनका आइडियलिज्म अनुशासन के नाम पर, डिसिप्लिन के नाम पर, जो आरएसएस में होता है, जहां बहस की गुंजाइश नहीं, जहां चर्चा की गुंजाइश नहीं, चाहे वो एनसीसी हो, चाहे फिर फौज हो, फौज कमांड से चलती है। एक बार जो कमांड दे दिए हैं, वो सही या गलत वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फौजी जो है उसको सिर्फ कमांड को फॉलो करना है। तो ये जो एक पूरी समाज की अवधारणा है, जो सवाल ना खड़ा करे, रेजिमेंटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो जाए, और कमांड आज जो है पूरी दुनिया में मिलिट्री नाम की जो एक एस्टैब्लिशमेंट है, वो कमांड पे काम करता है। और इसीलिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित तिरंगा यात्रा का है। तिरंगा यात्रा ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है। तिरंगा यात्रा का आह्वान, ऐलान, ये ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर किया है। ये जो नागपुर शहर के अंदर जब हुआ, हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है, और ना ही ये एड किसने स्पॉन्सर किया है उसका भी नाम नहीं। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, मोदी एडवर्टाइजमेंट में जो ड्रेसअप बताया गया, कुर्ता पैजामा वाला नहीं बताया गया। मोदी तो आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में या निजी इसमें भी वो कुर्ता पैजामा और जैकेट पहनते हैं, लेकिन ये है तिरंगा यात्रा का। चूड़ीदार कुर्ता पाजामा। हाँ, अब इसमें लिखा क्या है? मोदी जी के नाम के नीचे, देश की जनता मोदी जी के साथ, देश की जनता सेना के साथ, और मोदी का फोटो सेना वाला, टोपी पे बीएसएफ लिखा हुआ है, और नेम प्लेट में नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, जैसे कोई ये आर्मी चीफ है देश के। और बाकी जो फोटो है नेताओं के फोटो है, सिंदूर सन्मान। 2 चीजें मैं कहना चाह रहा था, इसके पहले भी इसमें मैंने कहा, हम और आप चाहे कुछ भी चर्चा करें, ये सारा
जो चल रहा है, ये एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत नियोजनबद्ध तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। कब सिक्योरिटी ग्रिड पहलगांव की निकाली जाएगी, कब हमले होंगे, कब ऑपरेशन होगा और उसका नाम क्या होगा, भाई ये सब भावनिक बात है ना, ये सब भावनिक सिंदूर। सीज फायर कैसे होगा, सीज फायर के बाद थोड़े हमले चलते रहेंगे, जिससे सेना सेना की चर्चा होती रहेगी, पाकिस्तान पे हमला चलते रहेगा। आप और हम डिबेट करते बैठे कि युद्ध विराम हो गया है तो हमले कौन कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा वो उसके बाद पब्लिक में, जनता में जाने का। आपको याद होगा मैंने कहा था कि विपक्ष के लिए ये इतना सुनहरा मौका था कि जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी तो देश स्तब्ध था। देश इसलिए स्तब्ध था कि ट्रंप को ये किसने अधिकार दिया, और दो महान देश भारत और पाकिस्तान, और उसके बाद जो है किसी प्रकार का उत्साह देश में, समाज में, गलियों में दिख नहीं रहा था, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि 2 दिन से जो गोदी मीडिया ने पाकिस्तान को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और एक और शहर पूरा तबाह हो गया और पाकिस्तान कब्जे में आ गया, ये सब झूठ निकला। तो विपक्ष जो है, वो विपक्ष वो भाषा को कॉइन नहीं कर पा रहा है। सबको लगा कि इस वक्त हमने सवाल नहीं पूछना चाहिए। अरे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वहां के सांसद अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे थे और कोई भी जेल में नहीं गया, कोई भी जेल में नहीं गया। वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ लेख लिखने वाले जेल में डाल दिए जा रहे हैं। ये लोकशाही है। और उसके बाद विपक्ष जब कुछ नहीं कर पाया तो उसी खाली जगह को बीजेपी और सरकार ने भरने में एड़ी चोटी का दांव लगा दिया, और उसके बाद नैरेटिव भी उन्होंने सेट किया, और आखिरी का जो दांव चला गया वो ये सरकार की भूमिका और सरकार से हाँ में हाँ मिलाने के लिए विपक्ष को एक प्रकार से कॉप करवा लिया गया, और दुनिया को बताने के लिए विपक्ष के सांसदों के नेतृत्व में जो है, जो काम विदेश मंत्री का है वो काम संसदीय दलों को दे दिया गया, और विपक्ष 3 जगह विपक्ष के नेतृत्व में कमेटियां जा रही है। मतलब कल जाके पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस नहीं होगी, सिर्फ मोदी मोदी चलेगी, ऑपरेशन सिंदूर पे तालियां बजेगी, और जो सवाल खड़े करने की कोशिश करेंगे उसको ये बताया जाएगा, देखो आपकी कमेटी में कौन था, किसके नेतृत्व में गया, उनका अहवाल क्या आ रहा, उन्होंने क्या समझाया है। अब मैं अपनी बात को आखिरी में ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे गेम का अंत तो गतवा ये जो डायलॉग है ना कि मेरे खून मेरे मेरे क्या मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। गजब बह रहा है यार तुम्हारा सिंदूर, इतना सिंदूर बह रहा है तुम्हारे खून में कि वो 4 आतंकवादी पकड़े नहीं जा रहे। गजब। और उधर फौज की बात करके सारे फोटो नेताओं के, तो कहीं ना कहीं एक बहुत कठिन ऐसे फासिस्ट राष्ट्रवादी मानसिकता के उभार से देश गुजर रहा है, जहां सवाल पूछने वाले जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि सवाल क्या खड़ा करें।
मैं यशवंत सिन्हा, भूतपूर्व अर्थ मंत्री, उनका कहीं तो भी एक छोटा सा इंस्टाग्राम में या कहीं ऐसा देख रहा था। उन्होंने पूछा कि पुलवामा का क्या हुआ, ये तो बताओ यार। कपिल सिब्बल इंटरव्यू कर पहलगांव में। रहे थे, कपिल सिब्बल जी इंटरव्यू कर रहे हैं उनका, वो उसका वीडियो है। तो जो यशवंत सिन्हा ने सवाल खड़ा किया, यही विपक्ष को जनता के बीच में जाके बोलना होगा, तब कहीं सरकार, सत्ता, मुखिया कटघरे में खड़े होंगे। बयानों से और यूट्यूब चैनल में पर्यायी बात करके जनमानस खड़ा नहीं होगा। ये जो सोचने वाले हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन सोचने वालों की संख्या भी कम है और देश जो करोड़ों लोगों का आनंद और जम्मू मैं भाई चिंता में हाँ है, चिंता मेरी यही है, मूर्ख बनाने वाले रोज जनता के बीच में जाकर बात करने का निर्लज्जता से साहस कर रहे हैं और सच कहने वाले अब तक अपना कार्यक्रम बना नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये पूरे गेम में आरएसएस, बीजेपी, मोदी सरकार को दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई लेने देने नहीं है। इस देश के हिंदू क्या सोच रहे हैं, उनका क्या हमें मानसिकता बनाना है। एक फासिस्ट राज्य की ओर हम कैसे जा सकते हैं जिसमें नफरत भी हो, जिसमें फौज जो है वो, अरे जनप्रतिनिधि जहां संविधान ने सवाल पूछने का बुनियादी अधिकार दिया है, वही जनप्रतिनिधि अब कुर्ता पैजामा छोड़कर फौज के ड्रेस से घूमेंगे। ये बहुत खतरनाक साजिश, खतरनाक योजना है, जिसके प्रति हमको और आपको ना सिर्फ चिंता करना है, हम कैसे जनता के साथ किन मुद्दों पे बात करेंगे। सरकार की जो दोगली भाषा है, सरकार की जो नाकामी है, वो जनता के बीच में कैसे ले जाएंगे और जनता को कैसे हम एक प्रकार से उसको संगठित करेंगे कि वो सरकार से सवाल खड़ा करे। जी जम्मू भाई, मैं आपको रोकूंगा, 5 मिनट समय दीजिएगा, 5 ज्यादा लंबा मत वो बोलिएगा, हमारे पहले वीडियो देख लीजिए। प्रोफेसर और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स, हनी बयान बाबू है। हमारे प्रोफेसर और उमर खालिद स्टूडेंट और बहुत सारे एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वकील, जिन्होंने साईं बाबा का केस लड़ा। साईं बाबा रिहा हो गए, बाइज्जत बरी रिहा हो गए, लेकिन जिन वकील ने उनका केस लड़ा वो अभी तक जेल में है। मतलब कोई लॉजिक नहीं इन चीज़ों में। तो ये चौतरफा हमला है, लेकिन इस हमले में जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, और एक इशारा लक्ष्मण ने किया था इसकी तरफ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, अब हमको सिलेबस बनाने का भी हक नहीं है। कमिटी ऑफ कोर्सेज कुछ भी कहे, डिपार्टमेंट कुछ भी कहे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब दैट्स एन एरिया ऑफ स्टडी, लेकिन उसमें कुछ लोग जो राइट विंग के नुमाइंदे बन गए हमारी एकेडमिक काउंसिल वगैरह में और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सिलेबस से बाहर करो। आपको पता ही नहीं चलना, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए क्या क्या राय कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, इजराइल और गाज़ा को लेके सारा कॉन्फ्लिक्ट का वहाँ से बाहर करो, उसकी जगह क्या रखो, पॉजिटिव चीज़ें रखें जैसे भगवद गीता और महाभारत। मतलब ये कोई एकेडमिक डिस्कोर्स है? इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। कास्ट वर्ड नहीं आ सकता, दलित वर्ड नहीं आ सकता, जेंडर वर्ड नहीं आ सकता, पेट्रियार्की नहीं आ सकती। ये क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में? तो यूनिवर्सिटीज़ एकदम म्यूटिलेट, मतलब हमारे सिलेबाई म्यूटिलेट हो रहे हैं। जो भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, आपको कोई मीटिंग करने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन इस सारे हमले के अंदर जो एक असॉल्ट है राइट विंग का हमारे एकेडमिक स्पेसेस में, हमारे पूरे डेमोक्रेटिक इथॉस पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसी के अंदर मुसलमानों पे ख़ास तौर से हमला है। और मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जब ढेर सारे एडहॉक टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे थे वो चुटकी में निकाल दिए गए, हाईली क्वालिफाइड, चुटकी में निकाल दिए गए। उनसे बहुत बेहुदे सवाल कईयों से पूछे गए इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ को में जो सिलेक्शन कमिटीज़ थी वो बिल्कुल पैक्ड थी। वो कहाँ से लोग बुलाए जा रहे थे किसी को नहीं मालूम। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ज़्यादातर नहीं बुलाया गया।
तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए, लेकिन मुसलमान जो हमारे एडहॉक टीचर्स थे उनको तो कह के हटाया गया कि इसको तो बिल्कुल नहीं लेना, ये मुस्लिम है। जम्मू भाई, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर के। ये जान करके मैंने वीडियो दिखाया, सुबह भी मैंने दिखाया था ये वीडियो। ये बहुत कुछ बयान करता है, और ये भी बयान करता है कि महमूदाबाद पे भले आप केस कर दो, जो आपने कहा आलेख पोस्ट लिखने को लेकर के, लेकिन चुप नहीं है लोग, लोग बोल रहे हैं। एक और बात मैं आपके पास लेके आया, आपने विपक्ष को कहा, बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष ने जो है उस तरीके से जो लेना चाहिए था लिया नहीं। राहुल गांधी की एक बात फिर मुझे याद आती है, राहुल गांधी को मैं बार बार बहुत गौर से देख रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा था कि ये नफरत, घृणा और गुस्से में आप बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से भरोसा जगाया है, बार बार सवाल कर रहे हैं। पिछली बार पहलगांव के समय सवाल कोई नहीं कर पा रहा था, पुलवामा के समय, पर पुलवामा के समय कोई सवाल नहीं कर रहा था। आज लोग सवाल कर रहे हैं, और सवाल के जवाब में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अभी जेमिनी भाई कह रहे थे। तो क्या आपको लग रहा है कि पहले जो स्थिति थी, आज जो स्थिति है, 2040 240 जो आया, बहुमत नहीं मिला बीजेपी को संविधान के नाम पर, अब एक और कांटा फंस गया है, जाति जनगणना वाला, वो भी कांटा ही है, जो मोदी जी के लिए और संघ के लिए बहुत घातक है। और तीसरा अभी आके फंस गया ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान। और ठीक है, उनको नहीं लेना देना है, वो उन भक्तों को एड्रेस कर रहा है जो कूप मंडूक है, लेकिन इस देश में खाली भक्त ही नहीं रहते, भगवान भी बहुत है यहाँ। 33 करोड़ देवी देवता है, उनका क्या करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से एक आम आदमी के बीच पैठ बनाते रहते हैं, और जिस तरह से भरोसा बढ़ा है, राहुल गांधी की बातें लगातार सच साबित हुई है, जनगणना से लेकर के नोटबंदी तक की अगर बातें कर लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी में बदलाव नहीं आया है? लोग नहीं, नागरिक हमारे नहीं जागरूक हो गए हैं? और राइट साइड जो हमारे, हमें अभी भी देखिए, 1 घंटा 27 मिनट हो गया, 544 लोग देख रहे हैं, 36,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं, और 544 लोग देख रहे हैं, मजाक है? और रात के इतने 1.5 घंटा से लगे हुए, मतलब 600 पार कर गए थे लोग। क्या आपको लग रहा है बदलाव नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मुद्दा ये नहीं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे मामले को जब तक आप पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, जब तक इसको सड़कों पे नहीं लाएंगे, जब तक इसको पॉलिटिकल पार्टीज इसको मतलब एक कार्यक्रम के इसमें इसको उतारेंगे नहीं, तो भाई तब तक जो है ना, ये एक तरह से पूरी सत्ता है, और दूसरे तरफ एक व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है। वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सड़क पे जब लोग उतर रहे हैं, देखिए, राजनीति की हवा तब बदलती है या रुख तब बदलता है जब लोग सड़क पे उतरते हैं। तो पॉलिटिक्स जी, चेंजेस व्हेन पीपल कम टू द स्ट्रीट्स। तो आज विपक्ष जो है, एक तो एक होकर कोई कार्यक्रम बना नहीं पा रहे भाई। दिक्कत ये भी तो है, देखो, गैर जिम्मेदारी आसान है, जिम्मेदारी वाली बात तकलीफ है। मूर्ख बनाना, देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ो। देश की जनता सब जानती है, देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ो। जवाब दो, पहलगांव में कैसे आए, जवाब दो कितने आतंकवादी पकड़े, जवाब दो पुलवामा में क्या हुआ। ये जब तक आप पॉलिटिकली इसको लोगों और सड़कों के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक पर्यायी राजनीति नहीं खड़ी होगी। एक तरफ एक राजनीति चल रही है, उसका विकल्प सवाल नहीं हो सकते, उसका विकल्प, उसका पर्यायी राजनीति होगा, और राजनीति सड़कों पे होगी। बिल्कुल। मैं सही मायने में वो जानता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब मेरे ख्याल से टीचर्स लोगों का एक मीटिंग भी हुआ है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। हिंदुस्तान में कितने यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ऑटोनोमस है, इतने सारे एकेडमिक वर्ल्ड में सिर्फ दिल्ली के टीचरों को मैं सलाम करना चाहता हूं कि वो लोग अपने यूनिवर्सिटी के अंदर मीटिंग करके अपना जो एक संवैधानिक, नहीं, महिला प्रोफेसर उनकी जो जो, बोल रही थी वही तो उसी मीटिंग का तो बता रही थी, मीटिंग नहीं होने दे रहा है, वो तो बता ही रही थी वही। लेकिन इसके बावजूद वो पोजीशन ले रहे हैं। सी, फॉर मी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट,
For me, a small, though it is small, but the academic world is taking some position. My anxiety and concern is, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है तो इस देश के इतने सारे यूनिवर्सिटीज के 2-2 लाख कमाने वाले एकेडमिक मुंह बंद क्यों करके बैठे हैं? दे शुड बी अशेम्ड ऑफ। दिल्ली के टीचरों ने, भले हो कितने भी हो, उन्होंने वो साहस दिखाया है। उसने जो कहा है कि भाई एकेडमिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे सिलेबस कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार के सिलेबस में से चैप्टर हटाए जा रहे हैं। इस देश के सब यूनिवर्सिटी के 20-20 प्रोफेसर्स ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कलेक्टिवली अगर किया तो ओपिनियन बिल्डिंग में बड़ा काम होगा, क्योंकि आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचरों को सुनते हैं। भाई मतलब क्या स्थिति है? एक तरफ पूरा विपक्ष कोई कार्यक्रम नहीं बना रहा, लेखक और अध्यापक जगत वो कुछ नहीं कहने को चाह रहे हैं। ओपिनियन बन जाएगा, एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। सवाल इस बात का है कि इसको हम सड़क पे कैसे लाएंगे, जनता को कैसे इसके पीछे लाम बंद करेंगे, और ये सारा जो पाखंड चल रहा है इस देश के अंदर, जो नौटंकी चल रही है, इस नौटंकी के खिलाफ जनता को हम जब तक सड़क पे नहीं लाएंगे तब तक इस देश को फासिज्म के गर्क में जाने से हम बचा नहीं पाएंगे। तिरंगे के आड़ में, मैंने पहले भी कहा था, इस देश के अंदर फासीवाद तिरंगे के आड़ पे आएगा। इस देश के अंदर फासीवाद भगवा के नेतृत्व में नहीं आएगा।